हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस। आई एम ज्योत्सना राजपूत और आज मैं आपको क्लास 11 की बुक हॉर्नबिल का थर्ड पोएम द वॉइस ऑफ द रेन पढ़ाने जा रही हूँ। द वॉइस ऑफ द रेन पोएम को वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन 1819 एंड ही डाइड इन 1892। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड अ जर्नलिस्ट। द वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम का शीर्षक है, इसका शाब्दिक अर्थ है बारिश की आवाज़। इस पोएम में पोएट और रेन दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेन जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है, और यहाँ पर पोएट रेन को एज ए ह्यूमन बीइंग समझकर उससे बात कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये पोएम जो है पर्सोनिफिकेशन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इस पूरे पोएम में रेन को पर्सनलाइज किया गया है, एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया गया है जो पोएट के साथ बात करती है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच पूरे पोएम में किया गया है। तो आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन। एंड हु आर्ट दऊ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। जो पोएट है वो बारिश को देख रहे हैं और रेन को देखते हुए उससे यह पूछते हैं कि हु आर्ट दऊ, तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। और जब यह क्वेश्चन रेन से वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो इस पर रेन उन्हें एक अजीब सा आंसर देती है, विच स्ट्रेंज टू टेल, जो कि बहुत ही अजीब होता है ये बताने में। गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। तो पोएट कह रहे हैं कि रेन ने उन्हें उत्तर दिया। जब उन्होंने पोएट ने रेन से पूछा कि तुम कौन हो, तो रेन ने उन्हें उत्तर दिया, और जो आंसर दिया है, जो आंसर रेन ने पोएट को दिया है, पोएट उस आंसर को हमारे सामने ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। पोएट कहते हैं कि रेन उन्हें बताती है कि वह अर्थ की पोएम है, मतलब पृथ्वी का संगीत है। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, मतलब वॉइस ऑफ द रेन, जो रेन थी उसने उत्तर दिया, उसने आंसर दिया और बताया कि जो रेन है वो कहती है कि मैं पृथ्वी का संगीत हूँ। यहाँ पे मैं वो खुद को बोलती है, पर्सनलाइज कर रही है। फिर इटर्नल आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल का अर्थ होता है परमानेंट या कोई चीज़ कंटिन्यूअसली होना, जिसे हिंदी में हम शाश्वत भी कह सकते हैं। और इम्पेल्पेबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसे हम टच ना कर सकें। और ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपके डेली की यूज़ में हम कह सकते हैं कि अनटचेबल थिंग्स को कहा जाता है इम्पेल्पेबल। ठीक है, तो रेन जो है पोएट से कहती है कि वह इटर्नल है, मतलब या अर्थात वो परमानेंटली या कंटिन्यूअसली, वो एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूअसली राइजेस, जो ऊपर की तरफ उठती है। मगर उठती कहाँ से है? द आउट ऑफ द लैंड। कहाँ से उठती है? लैंड से, पृथ्वी से ऊपर की तरफ उठती है। एंड द बॉटमलेस सी, और अंत रहित समुद्र से ऊपर की तरफ उठती है। क्योंकि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रेन जो है वो अदृश्य रूप में पृथ्वी से, धरती से ऊपर की ओर जाती है, और समुद्र से, जो कि एक कह सकते हैं कि अंत रहित है, जिसका कोई अंत नहीं है, कभी न खत्म होने वाला समुद्र, पानी का एक अथाह सागर है, वहाँ से वो उठ रही है। किस रूप में? भाप बन करके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इवापोरेशन जो प्रोसेस होता है, पहले वेपर बन करके जो नमी होती है हमारे पृथ्वी पे, या पानी की, जो पानी से जो चीज़ें होती हैं वो वेपर बन करके उठती हैं, ऊपर जाती हैं। फिर वो किस में ट्रांसफॉर्म होती है? क्लाउड में। और क्लाउड में होने के बाद फिर वो दोबारा उसी रेन के फॉर्म में नीचे उतरती हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि वो गहरे समुद्र से निकलती है और पृथ्वी से निकलती है, क्या बन करके? भाप बन करके। फिर पोएट कहते हैं अपवर्ड टू हेवन। अपवर्ड टू हेवन मीन्स ऊपर की ओर, ऊपर की ओर अथवा मतलब आकाश की ओर जाती है। वेंस, जहाँ से वेगली फॉर्म्ड, यहाँ से वेगली फॉर्म्ड का मतलब होता है
अस्पष्ट रूप से कोई चीज़ तैयार होना, जिसका कोई शेप नहीं होता है, उसे कहते हैं वैगली फॉर्म्ड। तो पोएट कह रहे हैं, रेन बोल रही है कि शी इज़ वैगली फॉर्म्ड, मतलब कहती है कि मैं अस्पष्ट रूप से बनती हूँ, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक अलग रूप में बनती है। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, वह पूरी तरह से बदल जाती है, जो भाप रूपी होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है और फिर वैसी ही हो जाती है। मतलब भाप से बदल करके वो भाप के रूप में ऊपर जाती है, वेपर बनकर ऊपर जाती है, क्लाउड में फॉर्म होती है और फिर वो उसी तरह से अपना पूरा अस्तित्व को चेंज करती है और फिर उसी फॉर्म से रेन के फॉर्म में नीचे आ जाती है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। आई डिसेंड का मतलब होता है कम डाउन, नीचे की तरफ आना, और लेव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वॉश कर देना, धो देना। ड्रॉट आप लोग जानते ही हैं, सूखा जैसे, और एटॉमीज का मतलब होता है छोटे छोटे कण। तो रेन यहाँ पर कहती है इस लाइन में, आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। कहती है कि मैं क्लाउड्स में बनती हूँ और फिर नीचे की तरफ रेन के फॉर्म में दोबारा आती हूँ। किस लिए आती है वहाँ पे? द ड्रॉट्स एटॉमिस, वो कह रहे हैं नीचे की तरफ आती है, किस लिए आती है? धरती के जो सूखे पड़े क्षेत्र हैं, जो एरियाज़ हैं, जो काफ़ी लंबे समय से बारिश न होने से सूखे हो गए हैं, या फिर कह सकते हैं जो छोटे छोटे कण हैं, किसके? धूल की परतें जिसके ऊपर जमी हुई है, उनको धोने के लिए दोबारा जो है वो नीचे आती है। कौन नीचे आती है? रेन आती है। रेन ने यहाँ पे बताया कि रेन कैसे फॉर्म होती है और दोबारा कैसे वो रेन के फॉर्म में नीचे आती है। वो वेपर बनकर ऊपर उठती है, आकाश की तरफ जाती है और फिर वहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म करती है और क्लाउड्स फॉर्म करने के बाद फिर से वो नीचे आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल दैट इन देम का मतलब है और उन सब में मतलब धरती पे जो कुछ भी है, विदाउट मी, मेरे बिना, वर शीट्स ओनली, वे मतलब धरती पे जो कुछ भी है, बिना नमी के, बिना पानी के, वे सब केवल बीज हैं। शीट्स ओनली, बीज हैं। बीज मतलब आप समझ सकते हैं, बीज जानते हैं। लेटेंट मीन्स हिडन, छुपा हुआ। वो कैसे हैं? जो बीज हैं जो पृथ्वी पे, वो कैसे हैं? सब छुपे हुए हैं मिट्टी में, सब छुपे हुए हैं धरती पे। अनबॉर्न और अनबॉर्न हैं। अनबॉर्न मतलब अजन्मे हैं, जिनका जन्म नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि रेन तब तक नीचे नहीं थी, तो सूखे की वजह से उन शीट्स का जन्म नहीं हो पाया है। फिर बोलते हैं पोएट, एंड फॉर एवर मीन्स और हमेशा, डे बाय डे एंड नाइट, दिन और रात, अर्थात हर समय, या कह सकते हैं 24 घंटा। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। कहते हैं कि मैं 24 घंटा या पूरे दिन या पूरी रात मैं अपने ही जीवन को रेन कहती है कि वह अपने ही जीवन के ओरिजिन को मतलब उत्पत्ति को, जहाँ से रेन का जन्म हुआ था, मतलब पृथ्वी को पुनः या फिर कह सकते हैं फिर से जीवन देने के लिए आती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और रेन कहती है कि वह पुनः पृथ्वी पे रेन के फॉर्म में आती है, जिससे धरती की हर चीज़ पूरी तरह से प्योर हो जाती है मतलब पूरी तरह से पवित्र हो जाती है, और ब्यूटीफाई हो जाती है में सुंदर बन जाती है। तो पोएट को यहाँ पे रेन ने जो आंसर दिया, उसमें रेन ने बताया कि वो कैसे नीचे आती है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे वो रेन बनती है, ऊपर जाती है और फिर वो दोबारा कैसे नीचे आती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पोएम में लास्ट की जो 2 लाइनें हैं वो किस चीज़ में है? वो ब्रैकेट में लिखी हुई हैं। वो ब्रैकेट में क्यों लिखी हैं, आइए उसको पढ़ते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वंडरिंग, रिग्ड और अनरिग्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। अब यहाँ पे जो लास्ट की जो 2 लाइनें हैं, इसमें जो पोएट हैं वो बताते हैं, पोएट कहते हैं यहाँ पे, अब जो
अभी तक जो रेन अपना आंसर देती वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। रेन बताती है वो दोबारा नीचे क्यों आती है, क्योंकि वो दोबारा आकर के धरती को फिर से सुंदर और पवित्र बना देती है। और लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि जो पोएट है वो ये कहना चाह रहे हैं, पोएट ये बता रहे हैं, बता क्या रहे हैं, पोएट कंपेयर कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि पोएट यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है कि पोएट जो है रेन और म्यूज़िक दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। और क्या कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हुए कहते हैं फॉर सॉन्ग मीन्स गाने के लिए, संगीत के लिए। जैसे क्या, कौन सी संगीत, बारिश की जो आवाज़ है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। तो आप देख सकते हैं कि बारिश जो है वो अपने जन्म स्थान से मतलब पृथ्वी से ही ऊपर जाती है, फिर नीचे आते हैं। जिस तरह से कि हम कह सकते हैं जो सॉन्ग होते हैं, जो सॉन्ग मतलब जैसे कोई संगीतकार है जो कोई गीत गाता है, वो उसके कंठ से आवाज़ निकलती है और फिर उसके हृदय में समाहित हो जाती है। यहाँ पे पोएट ने एक सुंदर सा ऑब्जर्वेशन किया है और कंपेयर किया है एक नॉर्मल सॉन्ग, जो हम लोग सॉन्ग गाते हैं, जो गीत गाते हैं उसका, और जो बारिश की आवाज़ है उसको। फिर कहते हैं आफ्टर फुलफिलमेंट, मतलब जो बारिश है वो कहती है वो कब दोबारा बर्थ प्लेस पे जाती है, फुलफिलमेंट के बाद। फुलफिलमेंट के बाद मीन्स जो सबकी पूर्ति है, सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद। वंडरिंग, कैसे वो करती है, घूम घूम करके सारी इच्छाओं को पूर्ति करती है वो। और फिर कहते हैं पोएट रिग्ड और अनरिग्ड। रिग्ड और अनरिग्ड मतलब होता है यहाँ पे आप कह सकते हैं रिग्ड का अर्थ होता है कि मतलब इसका कोई ध्यान दे, केयर करे या ना करे। किसका केयर करे या ना करे, बारिश को कोई नोटिस करे या ना करे उसको, बट ड्यूली विद लव रिटर्न्स, लेकिन ये दुगने भाव से दोबारा पृथ्वी पे रिटर्न करती है, अपने लव को डबल करके रिटर्न करती है। यहाँ पे ड्यूली का अर्थ होता है टाइमली, मतलब समय समय पे वो अपने बारिश के रूप में अपने प्रेम को अपनी पृथ्वी के लिए बराबर देती रहती है। तो इस पोएम में आइए अब हम चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है या कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। वॉल्ट विटमैन ने ये जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, इसको इन्होंने फ्री वर्स में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस में और क्या यूज़। फ्री वर्स में लिखा है तो कोई राइम स्कीम नहीं है इसमें। अब हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में पोएम के कि यहाँ पे द बेस्ट यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेन जो है उसको पोएट ने पूरे पोएम में पर्सोनिफाइड किया है एज अ ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि रेन जो है, बारिश जो है, वो पोएट से बात करती है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। आई यहाँ पे रेन के लिए यूज़ हुआ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। तो किन किन लाइनों में, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, आई डिसेंड टू लिव द ड्रॉट्स, एटॉमीज, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. And so many other examples are there. Second, जो figure of speech उन्होंने यूज़ किया है वो है मेटाफर। मेटाफर कहाँ पे यूज़ किया है? I am the poem of earth। उन्होंने सीधे बोल दिया है, रेन को क्या कह दिया है कि वो संगीत है। तो जब हम किसी भी चीज़ को डायरेक्ट विदाउट कंपैरिजन सिमिलरिटी दिखाते हैं तो दैट इज़ मेटाफर। तो यहाँ पे मेटाफर का यूज़ हुआ है। इसके बाद इन्होंने एलिट्रेशन का भी यूज़ किया है। आप देख सकते हैं बहुत सारी जगहों पे उन्होंने सेड, आई टू, सॉफ्ट, शावर, वेंस, वेगली, ये सारे जो हैं एक ही साउंड का प्रोनाउंसिएशन हुआ है बार बार, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। इसी के साथ पोएट ने यहाँ पे हाइपरबोल भी यूज़ किया है। वी सी हाइपरबोल इन वन लाइन, दैट इज़ बॉटमलेस सी। बॉटमलेस, अब ऐसा नहीं हो सकता कि समुद्र का कोई बॉटम ना हो। बॉटम तो हर चीज़ का होता है। अगर पृथ्वी पे कोई चीज़ है तो उसका बॉटम होता है, उसकी सतह होती है। बट यहाँ पे पोएट ने कहा है बॉटमलेस, कि उसका कोई अंत ही नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड हाइपरबोल। इमेजरी भी इसमें यूज़ हुई है। इमेजरी आप जानते हैं, या फिर कह सकते हैं इन अ लिटरेरी टेक्स्ट वी कैन से दैट द पोएट इज़ मीन्स ही इज़ जस्ट क्रिएटिंग द इमेज बिफोर अस। जैसे आप देख सकते हैं सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग शावर में
जहाँ पे एक तरफ हमारा एलिट्रेशन है, वहीं पे दूसरी तरह से इमेजरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुरंत एक जेंटल शावर का नाम लेते ही एक जेंटल रेन जो है वो हमारे सामने उसकी एक इमेज बन करके आ जाती है। अगर आपको मेरा यह पोएम समझ में आया, यह वीडियो समझ में आया, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।